नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती और दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू और कश्मीर से एक बार फिर से कुछ आतंकियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सभी आतंकी एक घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि ये सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और फिलहाल कश्मीर के शोपियां में छुपे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो भी शोपियां में ही बनाया गया है। माना जा रहा है कि इन आतंकियों ने बॉर्डर पार से पुंछ के मेंढर सेक्टर में घुसपैठ की है और फिर छिपते छिपाते दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि 26 आतंकियों के इस ग्रुप में अभी हाल ही में घुसपैठ की है। 26 आतंकियों का एक ग्रुप दो हिस्सों में बटा हुआ है। दोनों अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। आतंकियों के इस नए वीडियो के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मंजूर, एक बार फिर दक्षिण कश्मीर का ये वीडियो होने का दावा किया जा रहा है, क्या कुछ डिटेल्स इसके बारे में? देखिए सुचारिता, करीब 3 मिनट और 3 सेकंड का ये वीडियो है जो अपलोड किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि 26 मिलिटेंट्स ने जो हाल ही में पुंछ बॉर्डर से कश्मीर के शोपियां में पहुंचने में कामयाब हुए हैं और ये अलग अलग ग्रुपों में इन 26 मिलिटेंट्स को बांटा गया है और बताया जा रहा है कि ये किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए कश्मीर पहुंच चुके हैं और जहां पर सबसे ज्यादा समर्थन मिलिटेंट्स को मिल रहा है उसके हिसाब से इन्हें शोपियां में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। हालांकि हाल ही में बहुत सारे मिलिटेंट्स लश्कर और हिजबुल के मारे जा चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट बताए जा रहे हैं और पहली बार ऐसा देखा गया है इस वीडियो में जिसमें करीबन 26 मिलिटेंट जो सबके सब पाकिस्तानी मिलिटेंट है। हालांकि हिजबुल मुजाहिदीन का संबंध जहां तक मिलिटेंटों का है वो सभी लोकल मिलिटेंट्स होते हैं, फॉरेन की कम संख्या होती है, लेकिन अब एक नई रणनीति के तहत बॉर्डर पार से जो है मिलिटेंटों को कश्मीर भेजा जा रहा है और सभी मिलिटेंट्स ये फॉरनर्स हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर की बिल्कुल सुरक्षा एजेंसी के लिए एक और चुनौती है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजूर। और कश्मीर से एक हुर्रियत नेता के देश विरोधी बयान का भी वीडियो सामने आया है। यह वीडियो अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के करीबी हुर्रियत नेता देवेंद्र सिंह बहल का है। पेशे से वकील देवेंद्र सिंह बहल कश्मीर घाटी में हजारों लोगों को खुलेआम आजादी के लिए उकसा रहा है। उनके सामने आजादी के नारे लगा रहा है। कश्मीर में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एनआईए का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एनआईए ने जहां इस मामले की जांच तेज कर दी है, गिलानी के दोनों बेटों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। आतंकियों की मदद करने के आरोप में कई लोगों से पूछताछ की गई है और इसके साथ ही गिलानी के दामाद समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह हुर्रियत नेता जम्मू कश्मीर में खुलेआम आजादी के नारे लगवा रहे हैं। हुर्रियत नेता देवेंद्र सिंह बहल के घर पर आज एनआईए ने रेड की। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर के नौशेरा में हुई है। कल देवेंद्र सिंह बहल के जम्मू वाले घर पर भी छापे पड़े थे। ये रेड टेरर फंडिंग के सिलसिले में हुई है। कश्मीर में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलगाववादी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी एनआईए का एक्शन तेज हो गया है। एनआईए का शिकंजा अब गिलानी के परिवार पर बढ़ता जा रहा है। पहले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की गिरफ्तारी हुई, फिर सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटूश को गिरफ्तार किया गया और अब इसी मामले में गिलानी के दोनों बेटों नईम और नसीम गिलानी को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। गिलानी के बेटों समेत 29 लोगों को समन भेजे गए हैं। बड़े बेटे नईम को आज ही पेश होना है, लेकिन सीने में दर्द की शिकायत के बाद नईम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नईम गिलानी सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे हैं। नईम पेशे से सर्जन हैं और 11 साल पाकिस्तान में रहने के बाद 2010 में भारत लौटे। नईम को तहरीके हुर्रियत का उत्तराधिकारी माना जाता है। तहरीके हुर्रियत एक अलगाववादी संगठन है जिसमें पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी लोग शामिल हैं। जो सुरक्षा संबंधित एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी सुरक्षा संबंधित विषय है
ये गृह मंत्रालय और सुरक्षा संबंधित एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज पर छोड़ देनी चाहिए। जो उनकी इनपुट्स हैं, जो उनकी सूझबूझ है, उसके आधार पर जो उन्हें उचित लगेगा, देश हित में लगेगा, राष्ट्र हित में लगेगा, वो करें और उसमें उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसे मामलों पर सुरक्षा एजेंसियां, सेना, जम्मू कश्मीर सरकार और सभी दलों के साथ चर्चा कर फैसले लिए जाते हैं। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने कई जगह छापेमारी की है और श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कल ही जम्मू में हुर्रियत नेता गिलानी के करीबी वकील देवेंद्र सिंह बहल के घर पर छापेमारी हुई। बहल के घर रेड गिरफ्तार अलगाववादी नेताओं से पूछताछ के बाद हुई है। एनआईए उस हवाला रूट को भी तलाश कर रही है जहां से आतंकियों को धन मुहैया कराया गया। और दूसरे दलों में फूट डालने के आरोप पर संसद में तो बीजेपी ने जवाब दिया ही। लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कि उनकी पार्टी में आने वाले अपनी मर्जी से आते हैं। गुजरात में तो चलो ये आरोप झूठा ही झूठा सही कोई मान सकता है, बेंगलोर में क्यों कमरे में बंद कर रखे हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात? वहां तो उनकी सरकार है भैया, वहां तो घूमने दो, बेचारे को कमरों में बंद कर क्यों रखा है? शिवपाल यादव की भी बात हो रही है, आ सकते हैं? नहीं, शिवपाल यादव जी का ना हमारे पास कोई प्रस्ताव है, न ऐसा कोई विचार चल रहा है। जिस प्रकार से अपप्रचार चल रहा है, जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ज्वाइन हुए, वो चुनाव के वक्त ज्वाइन हुए और चुनाव के वक्त ज्वाइन होने के बाद उनको जनादेश के लिए हमने जनता के समक्ष उपस्थित किया है और जनता के जनादेश मिलने के बाद ही वो सदन में आए। हमने अखिलेश सरकार को हमारी सरकार का दुरुपयोग कर तोड़ा नहीं, हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया, उन्होंने भी किसी को नहीं निकाला। राज्यसभा में गुजरात पर हंगामा हुआ तो लोकसभा में भीड़ की हिंसा पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए तो बीजेपी भी पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और आतंक का माहौल है, उसमें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है और खास करके कई शहरों में भीड़ द्वारा हिंसा और हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। ये जो घटनाएं घट रहे हैं, इसके पीछे केंद्र सरकार जो खास करके चंद संगठन को जो बढ़ावा दे रही है, गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी किया है, उनके बारे में हर प्रदेश ने कार्रवाई किया है, लेकिन वो कोर्ट के सामने है, सब जुडिस है, वो भी आप उनको अलो किया है, वो बोल रहे। मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, सत्य बोलिए। और प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, लॉ मेकर से ने सांसद है, सबके ऊपर उन्होंने इम्प्यूटेशन कर रहा है। ये सारे गलत बात है मैडम, रूल के मुताबिक नहीं है। जिसकी चर्चा आपने कहा ट्रेन में जुनैद को मार दिया, बार बार आ रहा है कि सीट के लिए झगड़ा हुआ था और आप उसको जोड़ रहे हैं कि इस कारण से मार दिया। बातें सामने आई, झगड़ा हुआ सीट के लिए, दो आदमी आपस में लड़ गए, दो आदमी में मारामारी कर दिए और उसको उठा करके आप बात ला रहे हो कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। हिंदू मुसलमान के झगड़ा को मत बनाओ। बिहार में महागठबंधन टूटने से जेडीयू के सीनियर लीडर शरद यादव नाराज चल रहे हैं। आज पहली बार उन्होंने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। नीतीश ने लालू से गठबंधन तोड़ा तो खबर आई कि शरद यादव नाराज हो गए हैं। आज पहली बार शरद यादव ने मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि महागठबंधन टूटने का उन्हें बेहद अफसोस है। शरद ने यहां तक कह डाला कि बिहार में जनादेश महागठबंधन के लिए मिला था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अब वो आगे क्या करेंगे। जो सारी परिस्थिति है हमारे लिए बहुत अप्रिय है। जो गठबंधन है, देश के बिहार की 11 करोड़ जनता ने फैसला दिया था हमारे करार पर
तो गठबंधन के टूटने का हमको अफसोस है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपसे जितना कहा उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता। पटना हाई कोर्ट से आज नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली। उनकी सरकार के गठन के तरीकों के खिलाफ दायर याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश को सरकार बनाने का न्योता दिया और नीतीश ने बहुमत भी साबित कर दिया। गवर्नर के इस फैसले को आरजेडी विधायक सरोज यादव और जितेंद्र कुमार नाम के एक समाजवादी नेता ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि सबसे बड़ा दल होने की वजह से सबसे पहला न्योता आरजेडी को ही मिलना चाहिए। लेकिन अदालत ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अर्जी को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय का था कि चूंकि इसमें ऑलरेडी फ्लोर टेस्ट हो चुका है, फ्लोर टेस्ट में जिस पार्टी को माननीय राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया था वो पार्टी अपनी मेजॉरिटी साबित कर चुकी है। नीतीश सरकार के खिलाफ याचिकाओं पर जस्टिस राजेंद्र मेनन की अदालत में सुनवाई हुई। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय के कामकाज को देखना शुरू कर दिया है। आज बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। डिप्टी सीएम सुशील मोदी को वाणिज्य कर, आईटी, वन और पर्यावरण विभाग का प्रभार मिला है। बिहार सरकार के एक और मंत्री प्रमोद कुमार ने भी अपना मंत्रालय जाकर आज कार्यभार संभाला। प्रमोद कुमार भी बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। उन्हें पर्यटन मंत्रालय मिला है। और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चार्ज लेते ही इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब की जांच की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पदभार ग्रहण कर लिया, हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जिस मुद्दे को आपने उठाया, मिट्टी घोटाले को, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अब आपके ही पास है, तो क्या उम्मीद की जाए कि अब पूरा सच सामने आ जाएगा? देखिए, मिट्टी तो बहुत छोटा मामला था। मिट्टी की को खोदते खोदते मॉल निकला और मॉल के बाद मालूम पड़ा कि तो माला माल हो गए हैं। ये तो 40 लाख, 50 लाख, 90 लाख का मामला तो 1000 करोड़ तक पहुंच गया। तो उस तरह में बहुत छोटा मामला है। अब तो जो 1000 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर लिया, उस पर सीबीआई कार्रवाई कर रहा है, ईडी कार्रवाई कर रहा है, इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है। तो उस तुलना में तो बहुत छोटा मामला है। फिर भी हम लोग एक बार देखेंगे क्या ये मिट्टी का मामला था, इसका पूरा हम लोग समीक्षा करेंगे।